नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया चाहता है। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। इस वक्त मैं लखनऊ के इकाना स्टेडियम में मौजूद हूं। अब से करीब 4 घंटे पहले योगी आदित्यनाथ ने यहीं पर मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और उनके साथ तमाम मंत्रीगण भी शपथ लेते हुए नजर आए। तो आज इंडिया चाहता है का यह खास एडिशन आप देख रहे हैं लखनऊ के इकाना स्टेडियम से लाइव। आज जब मंत्रिमंडल का ऐलान हुआ, जब तमाम मंत्रियों की लिस्ट सामने आई, कुछ उसमें चौंकाने वाली बातें भी मुझे दिखी। मैं आपको बता दूं, जैसे श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थनाथ सिंह जैसे कई बड़े मंत्रियों के पत्ते कट गए। और इन दोनों मंत्रियों की मैं बात करूं तो ये तो सरकार के प्रवक्ता भी थे पिछली बार योगी सरकार में। यही नहीं, एक नाम बड़ा चौंकाने वाला था। देखिए, दयाशंकर मिश्र दयालु, ऐसे लोगों की तो लगा कि लॉटरी लग गई है, क्योंकि ना ये विधानसभा के सदस्य हैं वर्तमान में, ना विधान परिषद के सदस्य हैं। कुल मिलाकर 52 मंत्रियों की टीम ने शपथ ली है। तो ये पूरी रिपोर्ट भी हम आपको दिखाने वाले हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि चुनौतियां किस तरह की सामने होंगी योगी टीम की आने वाले दिनों में। लेकिन इसी से जुड़ा जो आज का मेरा सवाल है, उस पर भी आप एक नजर डाल लीजिए। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो ये टीम है, नई टीम है, इसके जरिए 2024 की नैया बीजेपी पार लगा पाएगी? क्या वो फाइनल मुकाबला जीत पाएगी? इसका जवाब आप जरूर दीजिए। हमारे ट्विटर हैंडल पर जाएं, आप एबीपी न्यूज पर जाकर अपना जवाब दीजिए। जो भी आपका फाइनल जवाब होगा, इस शो के आखिर में हम वो जरूर दिखाएंगे। तो रिपोर्ट आप देखिए और उससे आप समझिए आज किस तरीके से इकाना स्टेडियम में जहां मैं मौजूद हूं, यह पूरा भव्य कार्यक्रम हुआ और योगी आदित्यनाथ ने कैसे शपथ लेकर एक तरीके से आज इतिहास रचने का काम यहां किया है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि हम लोग कभी भी बिना डिगे, बिना झुके, बिना थके और बिना डिगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप हम जनता जनार्दन की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित भाव के साथ कार्य करेंगे। जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश की सियासत के पथरीले रास्ते पर चलकर एक योगी ने रच दिया इतिहास। हम सब लोग योगी बाबा जी के लिए आए हैं। योगी जी महाराज हमारे लिए ईश्वर के समान है। बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद। गोरखपुर के गोरक्षनाथ मठ के महाराज जी ने सियासत में कर दिया चमत्कार। जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं, अब घर घर में हम भगवा लहराए हैं। पूरा उत्तर प्रदेश आज उनके नाम से गूंज रहा है। हर तरफ योगी ही योगी छाए हैं। जितना गदा में दम है उसी तरह से योगी जी काम भी करेंगे। बजरंगबली का पूरा आशीर्वाद है। जय जय सिया राम। ऐसा राज्य जहां 90 के दशक में खिचड़ी सरकारें बनती थी, 2007 के बाद किसी एक पार्टी को 2 बार लगातार जनता बहुमत नहीं देती थी, जहां जाति धर्म का समीकरण सत्ता का रास्ता तय करता था, वहां योगी आदित्यनाथ ने राजनीति का नया प्रयोग करके सारे समीकरणों को ध्वस्त करते हुए लगातार दूसरी बार सरकार बना ली है। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। उनके साथ 52 मंत्रियों ने भी शपथ ली। शुद्ध अंतःकरण से स्टेडियम में जय जयकार के नारों के बीच ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ। पूरे स्टेडियम को भगवा रंग में रंग दिया गया था। सबकी निगाहें थी कि योगी मंत्रिमंडल में कौन कौन शपथ लेने वाला है। योगी कैबिनेट में 18 कैबिनेट मंत्री, 14 स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री और 20 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें भाजपा के 50 मंत्री थे, जबकि एक मंत्री सहयोगी दलों को दिए गए। खुद प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम के गवाह बने। उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत केंद्रीय मंत्रिमंडल के अहम सदस्य भी मौजूद रहे। बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी योगी को शुभकामना देने आए। 2022 की यह दूसरी पारी जो हमारी है, लोक कल्याण संकल्प पत्र जो हमारा है, वह हमारा रोड मैप है। उसके आधार पर हम उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे। कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में कमी नहीं आने देंगे। मैं बधाई देता हूं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को और उनकी सारी टीम को, जिन्होंने दूसरी बार
उत्तर प्रदेश की कमान संभाली। शपथ ग्रहण समारोह में करीब 70,000 लोग मौजूद रहे। समाज के हर वर्ग के लोगों का इस कार्यक्रम में प्रतिनिधित्व रहा। एक तरफ औद्योगिक घरानों के प्रतिनिधि आए, फिल्मी हस्तियां शामिल हुई, तो दूसरी तरफ साधु संत और धर्माचार्य भी योगी के दूसरे कार्यकाल के लिए उन्हें आशीर्वाद देने के लिए मौजूद रहे। दरअसल शपथ ग्रहण समारोह में आए अतिथि ही यूपी की सियासत के योगी मॉडल की झलक देते हैं, जिसमें हिंदुत्व और विकास का समागम है। भगवादारी की वो पहचान जिसमें हिंदुत्व के आधार पर हिंदुत्व और विकास के मॉडल का समागम किया गया है, जिसमें राम का नाम है और राम मंदिर का काम है, लेकिन साथ में विकास का भी पूरी तरह से समागम है। योगी कोई कार्य को लेने की जिम्मेदारी लेके शपथ ग्रहण करते हैं तो वो देश के लिए निर्विघ्न होकर के देश की परंपराओं को, सनातन धर्म की परंपराओं का पालन करेंगे। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। एक नई शुरुआत है ये। 2017 के चुनाव के बाद कई दिनों तक ये तय नहीं था कि यूपी का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लेकिन गुजरे 5 सालों में योगी आदित्यनाथ ने अपना कद इतना ऊंचा कर लिया कि वो यूपी का चेहरा बन गए और ये उनकी रणनीति ही थी जिसने यूपी में बीजेपी का परचम फिर लहरा दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक खासियत है कि वो अपनी कड़ी से कड़ी बात को जनता तक अपने अंदाज में पहुंचा देते हैं। फिर भले ही वो कैराना के मुजफ्फरनगर दंगे की बात हो या फिर बुलडोजर की बात हो, राम मंदिर में अपने काम की बात हो या फिर लाभार्थियों तक अपने बेनिफिट्स पहुंचाने की बात हो, इन सब को उन्होंने बखूबी अपने अंदाज में जनता तक पहुंचाया और इसके जरिए अपने आने वाले दिनों के रोड मैप को भी बताया, जिसका सीधा फायदा वोटरों के तौर पर सत्ता में आने का दोबारा मौका भी मिला। उत्तर प्रदेश के बारे में जो सोच थी पहले, अब वो बदली है। हर व्यक्ति अभी मानता है उत्तर प्रदेश विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ा है। अब योगी आदित्यनाथ अपनी इस सख्त और विकासवादी छवि पर ही आगे बढ़ने वाले हैं, जिसका इशारा वो दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य के रूप में उन योजनाओं को लागू करने में, और इसका परिणाम है कि पूरे देश के अंदर न केवल केंद्रीय योजनाएं सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन को इसका लाभ भी प्राप्त होता हुआ दिखाई दिया। योगी आदित्यनाथ के राज तिलक पर आज पूरा यूपी झूम रहा है, तो लखनऊ से कई 100 किलोमीटर दूर पौड़ी में एक माँ भी खुशी से नाच रही है। वो माँ जिसका बेटा भले ही उसके पास नहीं है, लेकिन उसकी कामयाबी से न सिर्फ परिवार बल्कि पूरा गांव गर्व महसूस कर रहा है। योगी आदित्यनाथ की दूसरी पारी शुरू हो चुकी है और देखना ये होगा कि उनकी ये सेकेंड इनिंग क्या नए रंग लेकर आती है। लखनऊ से पंकज झा, अंकित गुप्ता, मनोज्ञा लोईवाल, रणवीर, संजय त्रिपाठी, अजय दुबे के साथ विकास भदौरिया की रिपोर्ट। तो इंडिया चाहता है का ये खास एडिशन आप देख रहे हैं लखनऊ में इकाना स्टेडियम से, जहां पर अभी थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। और अभी अभी एक बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि जो योगी मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है लखनऊ में, उस बैठक में योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। मैं सीधे लिए चलता हूं, हमारे साथ वहां से संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी जुड़ गए। संजय, कुछ और जानकारी, कुछ अपडेट वहां से? अखिलेश, देखिए, ये जो बैठक है ना, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होनी है। उनके जितने प्रमुख मंत्री हैं, दोनों डिप्टी सीएम हैं, सारे कैबिनेट मंत्री हैं, इसके अलावा स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं, वो सारे के सारे मंत्री ये जो मेरे पीछे लिफ्ट देख रहे हैं ना, अब इससे पंचम तल में जहाँ मुख्यमंत्री का ऑफिस है वहाँ पहुँच चुके हैं। कुछ इक्का दुक्का मंत्री ऐसे हैं जो कहीं दूसरी व्यस्तताओं के चलते इस मीटिंग में देर से आए हैं, और बैठक बहरहाल मुख्यमंत्री को आए हुए लगभग आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने बैठक शुरू कर दी है। जो प्रमुख चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, सरकार 2.0 की क्या नीति होगी, क्या एजेंडा होगा, कैसे सरकार चलेगी, क्या मंशा है, इन सारी चीज़ों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रियों के साथ में ये सारी चीज़ें साझा करेंगे, उनसे बताएंगे, उनसे पूछेंगे, रायशुमारी करेंगे कि आखिरकार ये जो दूसरी सरकार का कार्यकाल है वो कैसे चलेगा, उसमें किन बिंदुओं पर काम करना है, क्या प्रमुख विषय रहेंगे। दूसरा जो हमें शासन के सूत्र बता रहे हैं कि चूंकि पहली कैबिनेट की बैठक है, तो ऐसे में 3 प्रमुख बिंदुओं पर भी बात होनी है, जिनमें पहला आवारा जो पशु हैं, आवारा पशुओं की समस्या इस पूरे चुनाव में बड़ा मुद्दा रही। विपक्ष ने इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर हमले भी बोले लगातार, उससे कैसे निपटा जाए, क्या काऊ जो सफारी की बात हो रही थी, वो जो एजेंडा है, वो जो तैयारी है, वो कैसे अमल में आएगी।
इसके अलावा गन्ना किसानों के भुगतान का बड़ा विषय है। साथ ही साथ जो बेरोजगारी का मुद्दा है, तो सरकारी जो महकमे हैं उनमें जो भर्तियां होनी है वो कैसे की जा सकती हैं, वो कितने पद खाली हैं, उसको कैसे आगे बढ़ना है, ये सारे विषय भी अखिलेश इस मीटिंग में चर्चा होंगे। बहरहाल सारे के सारे मंत्री ऊपर पंचम तल पर मौजूद हैं। चलिए, तो ये तो 3 बिंदु आपने संजय बताए, लेकिन सवाल अब ये भी है, रणवीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे एक और सहयोगी। रणवीर, सरकार के एजेंडे में आपके मुताबिक क्या लगता है, सबसे ऊपर क्या नजर आ रहा है? जो मंत्रिमंडल की पहली बैठक हो रही है, इसमें कौन सा बड़ा फैसला आज लिया जा सकता है? देखिए, बीजेपी ने जो संकल्प पत्र जारी किया था, वो संकल्प पत्र को ही पूरा करना बीजेपी का लक्ष्य है। और जितने भी मंत्रियों से बात हुई है, उन सब ने कहा है कि फेजेस में इन संकल्प पत्र के जो बिंदु हैं, उन बिंदुओं को पूरा करना है। ऐसे में फिलहाल अभी होली बीती है, फ्री सिलेंडर की बात बीजेपी ने कही थी, उस वायदे को पूरा किया गया, तो आगे कैसे पूरा करेंगे। इसके अलावा रोजगार एक बड़ी बात है। महंगाई चूंकि सिर्फ राज्य का मुद्दा नहीं है, इसलिए केंद्र के साथ मिलकर बातचीत होगी। महंगाई पर भी बातचीत होनी है, लेकिन इसके अलावा आवास योजना या जो सरकार की अलग अलग योजनाएं हैं महिलाओं को लेकर, दलितों को लेकर के, इन सारी योजनाओं को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। तो संकल्प पत्र के जितने भी बिंदु हैं, उन बिंदुओं को किस तरीके से एक एक फेज में पूरा करना है, यही सरकार का लक्ष्य है। और इस कैबिनेट की बैठक में सबसे पहले आपस में जान पहचान होगी और मुख्यमंत्री संबोधन करेंगे, अपनी प्राथमिकताएं बताएंगे और साथ ही मंत्रियों से कुछ बातचीत होगी। तो अलग अलग मुद्दों पर बातचीत होगी। और ये चूंकि पहली बैठक है, कई विधायकों के लिए ये पहली बार किसी इस तरह की बैठक में शामिल होने का उनके लिए मौका है। ऐसे में उनके लिए नया होगा। मुख्यमंत्री अपनी प्राथमिकताएं बताएंगे और उनसे बातचीत करके एक इंट्रोडक्टरी सेशन शुरू होगा और इसके बाद से सरकार का कामकाज कल से शुरू हो जाएगा। तो जल्द ही विभागों का भी बंटवारा होना है और संभव है कि बहुत जल्द दोबारा आपके पास लौटूंगा, लेकिन हमारे साथ कुछ खास मेहमान जो जुड़ रहे हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ यहाँ पर बद्री जी भी मौजूद हैं, बद्री जी से बातचीत होगी। ब्रजेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है उसको लेकर क्या नजर आता है आगे की, क्या रूपरेखा हो सकती है? 2024 का जो फाइनल मुकाबला माना जा रहा है, उसके लिए ये टीम कितनी मजबूत है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी भी जुड़ रहे हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। और अरुण राजभर भी, एसबीएसपी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास भी हम चलें। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं कि मंत्रिमंडल में कौन से ऐसे फैसले हैं, कौन से नाम हैं या कौन से नाम हट गए, जिन्हें हटा दिया गया, ड्रॉप कर दिया गया मंत्रिमंडल से, जो चौंकाता है। देखिए एक रिपोर्ट। मैं ब्रजेश पाठक, मैं राकेश सचान, मैं जयेंद्र प्रताप सिंह राठौर, मैं शपथ लेती हूं। क्यों चौंक गए ना? जो सोचा नहीं वो चेहरे आ गए। यही तो करती है मोदी योगी की जोड़ी। आखिरी वक्त तक जब सस्पेंस बना रहे तो समझ लीजिए कि बीजेपी कोई बड़ा सरप्राइज देने वाली है। योगी मंत्रिमंडल के चेहरे कौन होंगे यह आखिरी वक्त तक पता नहीं था, लेकिन जब ये लिस्ट बाहर आई तो कई ऐसे चेहरे थे जिन्हें देखकर लोग चौंक गए। सरप्राइज नंबर 1, सबसे बड़ा सरप्राइज था डिप्टी सीएम के तौर पर ब्रजेश पाठक का नाम। ये तो लगभग तय माना जा रहा था कि दिनेश शर्मा इस बार डिप्टी सीएम नहीं बनने जा रहे हैं। कयास लग रहे थे कि उनकी जगह जाटो समाज से आने वाली बेबी रानी मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, लेकिन बीजेपी ने डिप्टी सीएम पद पर ओबीसी ब्राह्मण वाला पुराना कॉम्बिनेशन बनाए रखा। सवाल यह है कि बीजेपी ने ब्रजेश पाठक का प्रमोशन क्यों किया? ब्रजेश पाठक जमीनी नेता है। योगी की पिछली सरकार में वो कानून मंत्री थे। बीएसपी से बीजेपी में आए पाठक एक बार लोकसभा और एक बार राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। पाठक को डिप्टी सीएम बनाकर बीजेपी ब्राह्मणों को बड़ा संदेश देना चाहती है। सरप्राइज नंबर 2, मैं अरविंद कुमार शर्मा। पूर्व आईएएस अधिकारी एके शर्मा को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। शर्मा को मोदी का बेहद करीबी माना जाता है। एके शर्मा को जब उत्तर प्रदेश में एमएलसी बनाया गया था, तब इस बात की चर्चा थी कि उन्हें यूपी के योगी मंत्रिमंडल में मंत्री पद से नवाजा जाएगा, लेकिन तब योगी आदित्यनाथ ने अपनी पहली सरकार में उन्हें मंत्री नहीं बनाया। अब उनका योगी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री की हैसियत से शपथ लेना इस बात की ओर इशारा करता है कि उन्हें योगी सरकार में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। एक बात ये भी कही जा रही है कि केंद्र की योजनाओं को जमीन पर सही ढंग से लागू करने की एक बड़ी जिम्मेदारी भी एके शर्मा के हवाले की जा सकती है। सरप्राइज नंबर 3, मैं राकेश सचान।
राकेश सचान को इस बार कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। राकेश सचान कुर्मी बिरादरी से आते हैं और चुनाव से ठीक पहले उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली थी। आमतौर पर बीजेपी में बाहर से आने वाले सदस्यों को इतनी जल्दी मंत्री पद नहीं दिया जाता है, लेकिन कुर्मी समाज की अहमियत को देखते हुए राकेश सचान को मंत्री बनाया गया है। मैं जयेंद्र प्रताप सिंह राठौर। योगी के नए मंत्रिमंडल में 6 ऐसे चेहरे हैं जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, फिर भी उन्हें मंत्री पद से नवाजा गया है। ये नाम है नरेंद्र कश्यप, दयाशंकर मिश्र, जसवंत सैनी, जेपीएस राठौर, दिनेश प्रताप सिंह और दानिश आजाद अंसारी। यूपी की नई योगी सरकार में अब मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व दानिश आजाद करेंगे। यूं तो दानिश आजाद किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी योगी ने उन्हें मौका दिया है। खास बात यह है कि यूपी बीजेपी के मुस्लिम चेहरे माने जाने वाले मोहसिन रजा की जगह इस बार दानिश आजाद को अहमियत दी गई है। और इस सरकार में जो सबसे बड़ा सरप्राइज है वो बड़े कद्दावर नाम जो इस बार योगी कैबिनेट में नहीं दिखाई देंगे। दिनेश शर्मा, सिद्धार्थनाथ सिंह, सतीश महाना और श्रीकांत शर्मा। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में डॉक्टर दिनेश शर्मा, सिद्धार्थनाथ सिंह, श्रीकांत शर्मा और सतीश महाना की गिनती ताकतवर मंत्रियों में होती थी। इनके पास अहम विभाग भी थे, लेकिन इस बार इन चारों मंत्रियों का पत्ता काट दिया गया। माना जा रहा है कि 2024 की तैयारियों को देखते हुए बीजेपी डॉक्टर दिनेश शर्मा, सिद्धार्थनाथ सिंह, श्रीकांत शर्मा को संगठन में भेज सकती है, जबकि सतीश महाना को भी कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा। योगी 2.0 मंत्रिमंडल पिछली बार से बिल्कुल अलग है और कई चौंकाने वाले चेहरों से भरा हुआ है। मैं बेबी रानी मौर्य को जहां सिर्फ कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, वहीं असीम अरुण को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। मैं असीम अरुण ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। राजेश्वर सिंह को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है, लेकिन जो सबसे बड़ा सरप्राइज है वो ये कि 52 सदस्यों वाले मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा तरजीह पश्चिमी यूपी को दी गई है, जहां से 23 मंत्री बनाए गए हैं। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लखनऊ में विकास भदौरिया, मनोज्ञा लोईवाल, अजय दुबे, रणवीर, संजय त्रिपाठी, अंकित गुप्ता के साथ पंकज झा की रिपोर्ट। और आइए मैं सीधे आपको लिए चलता हूं। राकेश त्रिपाठी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता। राकेश जी, गोमती रिवर फ्रंट पर इस दौरान कई कार्यक्रम में आप आते रहे, आपसे बात भी होती रही। आज मैं ये देख रहा हूं, जब मंत्रियों की लिस्ट है, कई इसमें सरप्राइजिंग नाम है। जैसे मैं आपको बताता हूं, वाराणसी के दयाशंकर मिश्र दयालु, टिकट तक नहीं मिला, मंत्री बन गए। जेपीएस राठौर, ना विधानसभा के सदस्य ना विधान परिषद के, सीधे मंत्री बन गए। तीसरा एक नाम बड़ा चौंकाने वाला है, वो आप ही के नाम के हैं, राकेश राठौर। वो साइकिल पंक्चर बनाते थे, सीधे मंत्री। क्या वजह इसके पीछे, मतलब इतने चौंकाने वाले बदलाव? देखिए, निश्चित तौर पे अखिलेश जी, बाहर से देखने वाले व्यक्ति को इन नामों पर जरूर आश्चर्य होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की यही अनूठी कार्य पद्धति है। भारतीय जनता पार्टी का मंत्रिमंडल घोषित होने से 1 घंटे पहले तक कहीं किसी को जानकारी नहीं थी इस बारे में। कौन मंत्री बनेगा, कौन मंत्रिमंडल के में किस कैबिनेट की शपथ लेगा, कौन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होगा, ये भारतीय जनता पार्टी की विशिष्ट कार्य पद्धति है। भारतीय जनता पार्टी में बैकरूम ऑफिस में काम करने वाले जेपीएस राठौर जी, जो फ्रंट पे कभी नहीं दिखाई पड़ते और बिना किसी सदन के सदस्य रहते हुए भी पार्टी उनको उनकी परिश्रम का, उनकी मेहनत का, उनको कहीं ना कहीं सम्मान देने का काम करती रहती है और उनको मंत्री बना सकती है। दयाशंकर मिश्रा दयालु जी 2017 में पार्टी के लिए विधानसभा के दावेदार थे, 2022 में दावेदार थे, लगातार पार्टी के लिए परिश्रम करते रहे और कभी भी पार्टी के निर्णय पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की। राकेश राठौर गुरु, सामान्य कार्यकर्ता, मोटरसाइकिल बनाने वाला, एक मिस्त्री, पंचर बनाने वाला, जैसे आपने जिक्र किया, यानी किसी भी पृष्ठभूमि से निकल करके आए, उसको उसके परिश्रम से, उसकी छवि के आधार पर, संगठन से जुड़ाव के आधार पर, निष्ठा के आधार पर, समाज में उसका किस प्रकार का प्रभाव है, अलग अलग कई पैमाने पैरामीटर्स पर देखते हुए प्रदेश का नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व इनका चयन करने का काम करता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इसमें कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं है। और आपने जिन नामों को लेकर के कहा कि ये नाम हटा दिए गए हैं, इसको लेकर सरप्राइज है। मैं ये भी मतलब आप ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, इनकी भूमिका बदलेगी। भूमिका बदलने को सरप्राइज नहीं मानते हैं। ये सारे भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण थे, महत्वपूर्ण हैं और आगे भी महत्वपूर्ण रहेंगे। चलिए, मैं समझ गया आपकी बात राकेश जी, राकेश त्रिपाठी जी, मैं आपकी बात समझ गया। आप कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता, उनके लिए ये बदलाव जो है नहीं चौंकाता है।
अब मैं अरुण राजभर जी आपके पास आना चाहूंगा इस सवाल के साथ कि ये कहा जा रहा है कि ये जो टीम बनी है ये 2024 की लड़ाई के लिए, फाइनल मुकाबले की टीम बन गई है। मतलब कहीं इस वजह से अब आप लोगों में कोई डर वर का माहौल तो नहीं बन रहा है कि यहां भी बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा, पता नहीं 2024 में अब क्या होगा? 2022 में हम अकेले समाजवादी पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, हमारे आरएलडी गठबंधन ने जितनी मजबूती से लड़ा, भारतीय जनता पार्टी अगर डरी नहीं होती तो माननीय प्रधानमंत्री जी को सामने खड़ा करके योगी जी को पीछे करके लड़ाई नहीं लड़ी होती। पूरे देश की सरकार लगी हुई थी उत्तर प्रदेश में हमको हराने के लिए, सिर्फ एक व्यक्ति माननीय अखिलेश यादव जी। हम लड़े इनसे डट करके, 3 करोड़ लोगों ने हमको समर्थन किया और पूरी मजबूती से 387 विधानसभाओं में हम बहुत मजबूती से लड़ाई लड़े। 15 विधानसभाओं में हम थोड़ा सा कमजोर हुए, लेकिन हमारे लोगों ने बहुत मुस्तैदी से जनता के बीच में काम किए थे, जनता के बीच में लड़ाई लड़े। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से चुनाव जीत के आई है ये भी जनता समझ रही है। और उत्तर प्रदेश में जिन मुद्दों पर ये वोट मांग रहे थे, 80-20 का बात कर रहे थे, हिंदू मुसलमान की बात कर रहे थे, कब्रिस्तान की बात कर रहे थे, लेकिन वहां जी अरुण जी देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जनादेश का हर किसी को सम्मान करना चाहिए, जनादेश का सम्मान करना चाहिए। बीजेपी कैसे जीत कर आई है इस तरह की बातों का मतलब नहीं रह जाता है। आप विपक्ष के तौर पर खुद को और मजबूत करिए, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष की भी बड़ी भूमिका होती है। सरकार कोई भी निरंकुश ना हो जाए, ऐसे में आप लोगों की भूमिका रहेगी, उस लिहाज से आप चौकन्ने रहिए। बहरहाल मैं आपके पास आऊं उससे पहले बद्री जी, ये आपको लग रहा है कि 2024 की, मैं आता हूं अरुण जी, अच्छा बोल लीजिए छोटे में जल्दी से फटाफट। हाँ, विपक्ष की बात कर रहे हैं। विपक्ष 47 सीट से 125 सीट तक पहुंच गया। कितना मजबूत विपक्ष हुआ है। अब तो विपक्ष सदन में लड़ेगा मजबूती से और विपक्ष जनता के बुनियादी मुद्दों पर संघर्ष करेगा। आप बच करके नहीं भाग सकते। वैसे 47 विधायक थे, अब तो 1.5 हमारे 125 ठीक आप बोल रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अरुण जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखिए देश की जनता भी यही उम्मीद करती है विपक्ष से कि हारने के बाद चुनाव वो गायब ना हो जाएं, सड़क पर संघर्ष करते रहें। चलिए ठीक है, मैं मेरे साथ चूंकि कुछ और भी मेहमान हैं, मैं चर्चा को आगे बढ़ाना चाहता हूं। और बद्री जी, मेरा सवाल अब आपसे यह है कि 2024 का जो फाइनल मुकाबला कहा जा रहा है उसके लिहाज से योगी आदित्यनाथ की कप्तानी में टीम कितनी मजबूत आपको नजर आ रही है? देखिए, मुझे लगता है अखिलेश जी की ये टीम काफ़ी मजबूती से बनाई है इन लोगों ने और काफ़ी सोच समझ के बनाई है। क्यों? क्योंकि एक तो सरकार ऐसी जो स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सके, निर्णय ले सके और लोकप्रिय योजनाएं पर कंसीव करके उसको इम्प्लीमेंट कर सके। ऐसे कई लोग आपको इस मंत्रालय में दिखाई पड़ेंगे जो स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव लेने वाले लोग हैं और लोकप्रिय योजनाएं बनाने वाले और इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं। दूसरा क्या है कि कॉन्स्टेंट इवैल्यूएशन करती है मोदी सरकार कहीं भी, और वो इनकी आंखों के सामने ही सब कुछ होगा, तो सबको उससे सजग रहना पड़ेगा। तो एक तो सरकार के स्तर पर, दूसरा पार्टी के स्तर पर इससे एक जो सामाजिक समीकरण, सामाजिक, इसको मैं कहता हूं जातियों का महागठजोड़, यानी बीजेपी ने जातियों का महागठजोड़ इस चुनाव से इस मंत्रालय के गठन से बना दिया है। कैसे? इसमें छोटी जातियां, ओबीसी कम्युनिटी के, एमबीसी कम्युनिटी के बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है, बहुत ज़्यादा मतलब सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन है, ऊंची जातियों का है, सारी समुदायों का एक रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाई पड़ेगा। ब्रजेश जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले जरा हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लोक भवन से हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, आपका क्या आकलन है? उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत करीब से आप समझते हैं, आप लगातार चुनाव के दौरान घूम भी रहे थे तमाम जगहों पर। ये जो टीम बनी है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, ये 2024 की जो लड़ाई के लिहाज से आप कितनी स्ट्रांग इसे मानते हैं, मजबूत देखते हैं? पंकज, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद कोई दिक्कत है। जी जी, आगे। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ अखिलेश, आवाज पहुंच। मैं ये कह रहा था कि कुछ ऐसे जिले हैं पूर्वांचल में जहां बीजेपी साफ हो गई है। पश्चिमी यूपी में जैसा कहा जा रहा था उसके बावजूद बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो पश्चिमी यूपी में देखिए जिस तरीके से जाति समीकरण को जोड़ा गया है, पूर्वांचल में भी उसी तरीके का है। कुछ प्रोफेशनल्स को रखे गए हैं, कुछ ऐसे बड़े चौंकाने वाले नाम हैं जिससे बहुत लंबा पॉलिटिकल मैसेज जाता है। जैसे राकेश राठौर गुरु की बात करूं, या फिर जाटव बिरादरी के लोगों को रखा गया है। तो ये जो 2024 है, वो जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन चेहरों के, इनके काम पे 2 साल का वक्त मिल रहा है उनको,
और वो जानते हैं कि देखिए पिछले लोकसभा चुनाव में क्या वोट शेयर तो बढ़ा लेकिन सीटों की संख्या घटी उनकी। इस बार वो चाहते हैं कि इतना मजबूत फॉर्मूला हो। उन्होंने अपने मुस्लिम चेहरे में भी बदलाव किया है कि उसकी बदौलत 2024 का रास्ता उनका आसान रहे। तो बड़ी पावरफुल टीम लग रही है अभी तो। पावरफुल टीम आपको लग रही है। चलिए ब्रजेश जी, मैं आपसे आगे कमेंट लूंगा, एक मजबूरी है, ब्रेक ले हमें रुकना पड़ेगा, लेकिन दर्शकों को हम बता दें कि योगी मोदी की जो जोड़ी है कैसे सुपर हिट रही इस चुनाव में, उसका भी हम आकलन करने वाले हैं। एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट भी हम आपको इस पर दिखाएंगे और तमाम जो हमारे गेस्ट हैं, जो मेहमान हैं, वो भी जुड़े हुए हैं, तमाम संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो लखनऊ में इकाना स्टेडियम से ये लाइव कवरेज लगातार जारी है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया चाहता है। नए प्रयोग देखने को भी मिले और इन सब के बीच में जो एक बात भारतीय जनता पार्टी की जीत में सबसे महत्वपूर्ण नजर आई, वो ये कि मोदी और योगी की जोड़ी हिट दिखती है। आखिर क्या इसके पीछे की वजह है, क्या समीकरण है, आपके लिए हम एक खास रिपोर्ट लेकर आए हैं। यह सबसे बड़ी सियासी जीत की सबसे बड़ी तस्वीर है। एक यूपी को जीतने वाला नायक और दूसरा देश जीतने वाला जननायक। ये जोड़ी यूपी चुनावों में ऐसे दौड़ी कि 37 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, विरोधियों को पीछे छोड़ दिया और सत्ता का शिखर हासिल कर लिया, वो भी लगातार दूसरी बार। इसे सिर्फ तस्वीर नहीं, डबल इंजन का दमखम समझिए, क्योंकि यही वो केमिस्ट्री थी जिसने विरोधियों के गुणागणित को धराशायी ही नहीं किया बल्कि धुआं धुआं कर दिया। और पीएम मोदी और योगी के बीच समझ कितनी गहरी है, उसकी बानगी मंच पर बार बार दिखी। एक तरफ मंत्री शपथ ले रहे थे तो दूसरी ओर पीएम मोदी लगातार योगी आदित्यनाथ से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्हें गुरु ज्ञान दे रहे थे। और शायद इसी समझ की देन है कि जैसे कृष्ण का ज्ञान अर्जुन के काम आया, वैसे ही मोदी का मार्गदर्शन योगी को विजयी बना गया। मोदी योगी की जोड़ी नए जननायक के तौर पर उभरकर सामने आई। चुनावी समर में मोदी योगी की जोड़ी ने सबको चित करके रख दिया। अखिलेश यादव ने थोड़ा दम जरूर दिखाया, लेकिन चुनाव खत्म होते होते उनका दम भी फूलने लगा। नतीजा ये हुआ कि जब 10 मार्च को नतीजे आए तो कमल का फूल खिल गया। यूपी कह रहा है आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही, आएंगे तो मैं। योगी ने भले ही आज शपथ ली, लेकिन मोदी बहुत पहले ये ऐलान कर चुके थे कि आएंगे तो योगी ही। और ये मोदी मंत्र जनता को ऐसे मंत्र मुग्ध कर गया कि लोगों ने सियासत की नई जोड़ी नंबर 1 को गाजे बाजे के साथ यूपी की सत्ता सौंप दी। विपक्ष के दावे हवा हवाई साबित हुए और बाबा सेलेक्टेड से इलेक्टेड सीएम बन गए। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। 2017 में जब बीजेपी ने यूपी जीती थी, तब जीत का मुकुट मोदी शाह के माथे सजा था। लेकिन इस चुनाव में मोदी का नाम और योगी के काम का जलवा जनता पर जादू कर गया। संवेदना तब होती है भाइयों बहनों, तब जागती है जब माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलता है। तब कहते ये नहीं करना चाहिए। योगी ने पहले शासन की शुरुआत गड्ढे भरने से की थी, फिर अपराधियों की गर्दन झुकाई, फिर दिन पर दिन अनगढ़ योगी को मोदी ने ऐसा गढ़ा कि जनता ने जोड़ी को ही जननायक माना। मोदी की तरह लोगों को भी लगने लगा कि यूपी के लिए योगी ही उपयोगी हैं। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी।
UPYOGI। देखते ही देखते मोदी योगी की जोड़ी ने लाभार्थियों का इतना बड़ा समूह तैयार कर लिया जिसे विपक्ष समझ ही नहीं पाया। वो तो बस जुमलों और किसान आंदोलन के भरोसे बैठा रहा, मानकर चलता रहा कि आंदोलन की वजह से वोट उनकी झोली में गिरेगा। यूपी चुनाव की शुरुआत में किसान आंदोलन एक बड़ा फैक्टर था। माना जा रहा था कि इस आंदोलन की वजह से बीजेपी को पश्चिमी यूपी में बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि मोदी और योगी की जोड़ी ने पश्चिमी यूपी की 136 सीटों में से 93 सीटों पर बम्पर जीत हासिल की। यूपी को जीतना समुद्र मंथन से कम नहीं था, लेकिन मोदी और योगी की जोड़ी ने इसे ऐसे मथा कि बीजेपी को आखिरी में सत्ता का अमृत मिला। लेकिन 22 की इस शपथ से आगे वोट का वो पथ है जिस पर 2024 के लिए ये जोड़ी दौड़ने की कोशिश करेगी। और बिना वक्त गवाए ब्रजेश जी, इस सवाल के साथ आपके पास आना चाहूंगा कि मोदी योगी की जोड़ी अगर हिट रही तो क्यों? देखिए, 2017 में मैं जब जाता था तो लोग कहते थे मोदी को वोट देंगे, 2019 में वही चीज। इस बार एक गजब परिवर्तन था लोगों में, साहब वो एक साथ बोलते थे मोदी और योगी को वोट देंगे। अब ये हिट इसलिए हुई कि एक तरफ जनहित की योजनाएं थी, प्रधानमंत्री की योजनाएं थी, मोदी की योजनाएं थी, वो जमीन पर उतर रही थी। दूसरा जो शक्ति, जो प्रशासनिक वो था, जो अपराधियों पर कार्रवाई हो रही थी, जो और सख्ती हो रही थी, दंगा नहीं होने दिया, ये सब। तो ये क्या हुआ, उसने योगी को भी जोड़ा और योगी मोदी एक ऐसे कॉम्बिनेशन बने जो जिसमें जनहित भी था, जिसमें प्रशासनिक क्षमता भी थी, जिसमें जबरदस्त ढंग से एक सुरक्षा का भी भाव था। बद्री जी, इसी पर छोटा कमेंट, क्यों आपको लग रहा है हिट रही है जोड़ी? इसलिए रही अखिलेश जी क्योंकि मोदी और योगी मुझे तो लगता है कि एक कहानी के दो प्लॉट की तरह हैं, और दोनों ने ही एक हिंदुत्व के केंद्रित विकास, हिंदुत्व की चेतना के साथ विकास की जो एक सकारात्मक राजनीति हो सकती है वो करने की कोशिश की। जैसे सोशल वेलफेयर स्कीम जो पूरा बेनिफिशियरी कम्युनिटी बनाई, बेनिफिशियरी कॉन्शसनेस पैदा की, और साथ साथ सुरक्षा, जो बात कर रहे थे ब्रजेश जी, सुरक्षा के कारण क्या हुआ कि नीचे की जातियों से लेकर मध्य वर्ग और ऊंची की जाति समुदाय सबको एक सुकून मिला। तो एक तरह से इम्प्लीमेंटेशन एंड आइडियाज, यानी मोदी इज एन आइडियाज, मोदी ने एक आइडिया की तरह योजनाओं को कंसीव किया, नीचे तक भेजा, और योगी ने इम्प्लीमेंट किया। देखिए, योगी का लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि योगी इज ए वेरी गुड इम्प्लीमेंटर। योगी ने बहुत अच्छे से इन योजनाओं को उत्तर प्रदेश में इम्प्लीमेंट किया। तो ये दोनों एक कथा के दो। छवि के मामले में भी देखिए, बुलडोजर बाबा वाली छवि उन्होंने बनाई, एक सख्त प्रशासक की, वो भी लोगों को चीज पसंद आई, वो बहुत पसंद आई। और उसमें देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो उन पे आरोप था, उस आरोप को उन्होंने अपने स्ट्रेंथ में बदल दिया। यानी जो ये समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि देखिए बुलडोजर इज अ साइन ऑफ, नाम उन्हीं ने दिया बुलडोजर बाबा, और उसको उसी तरह बीजेपी ने कैश कराया जैसे चौकीदार चोर को कैश कराया था। चुनावी रैली में जब जा रहे थे तो हेलीकॉप्टर में बैठ के कह रहे थे नीचे देखो मेरी सभाओं में बुलडोजर भी है। बुलडोजर उनके प्रतीक बन गया, बुलडोजर की किराया बढ़ गया, लोग बुलडोजर मिलने नहीं लगा, तो बुलडोजर बिल्कुल एक चुनाव का प्रतीक बनकर उभर आया। जरा हम ये जान लेते हैं कि कैबिनेट की बैठक में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए, 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त अखिलेश हो चुका है, और जिस तरह की गहमागहमी यहाँ पर हो रही है, सारे जो मंत्रियों के सुरक्षाकर्मी हैं वो इस वक्त बाहर आकर खड़े हो गए। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अब ये बैठक बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। ये अलग बात है कि बहुत सारे जो मंत्री हैं वो अभी थोड़ी देर पहले बेबी रानी मौर्य गई, कई सारे मंत्री गए साथ में उनके। तो बैठक के बावजूद भी, बैठक शुरू होने के बावजूद भी लगातार मंत्रियों के जाने का सिलसिला चल रहा है। अभी बैठक समाप्त होने में कुछ मिनट लग सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी हैं वो सारे के सारे बाहर आ चुके हैं। औपचारिक बैठक थी, लोगों से बातचीत भी होनी थी, परिचय भी होना था, तारुफ भी होना था, कैबिनेट के जो विषय हैं उनकी चर्चा होनी थी। साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री तो गए ही हैं, राज्य मंत्री भी गए हैं, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री भी गए हैं। तो कुल मिलाकर के चर्चा हो रही है, और बहुत जल्द अब जिस तरह का यहाँ पर सीन बन रहा है उससे लग रहा है कि ये बैठक अब बहुत जल्द अखिलेश खत्म हो जाएगी। चलिए, अब देखिए सवाल एक और भी है लोगों के जहन में, जनता के मन में भी है कि तमाम जो मंत्रियों ने शपथ ली है, कौन सा विभाग किसे अब मिलने जा रहा है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा भी जुड़े हुए हैं। पंकज, इस बाबत किसी तरह का कोई संकेत है क्या?
नहीं, अब तक इसके बारे में कोई संकेत नहीं है, लेकिन ये बताया गया है कि मोटे तौर पर बहुत सारा खाका खींच लिया गया है और कुछ चूंकि कई पुराने मंत्री हैं तो ऐसा भी लग रहा है कि जो पिछली सरकार में उनके पास विभाग था वो विभाग मिल जाएगा। कुछ नए चेहरे आए हैं जो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, उनको उससे जुड़े हुए विभाग दिए जा सकते हैं। और आज की जो बैठक है ना वो मंत्री परिषद की बैठक है, परिचयात्मक बैठक है, सारे मंत्री और मुख्यमंत्री सब बैठे हैं, ये सब खत्म हो जाएगा, उसके बाद विभागों का बंटवारा भी हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, तमाम संवाददाताओं का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए, दर्शकों तक ये पूरी जानकारी पहुंचाने के लिए। लेकिन आप जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि थोड़े से अंतराल के बाद हम आपको बताने वाले हैं। हमारा जो आज का सवाल था कि ये जो टीम का गठन हुआ है योगी जी के नेतृत्व में, क्या 2024 का जिसे फाइनल मुकाबला बीजेपी बता रही है उसे जीत पाएगी? इस पर दर्शकों की क्या राय है वो भी हम आपको बताएंगे। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, इकाना स्टेडियम से लगातार ये लाइव कवरेज जारी है। से लगातार हमारे साथ आप इंडिया चाहता है का ये खास एडिशन देख रहे हैं। आज हमने अपने दर्शकों से एक सवाल पूछा था कार्यक्रम की शुरुआत में कि क्या योगी की नई टीम 2024 का फाइनल मुकाबला जीत पाएगी? आप लोगों की राय जो हमें मिली है ट्विटर हैंडल पर, 76% लोग कहते हैं कि हां जीत मिलेगी, जबकि 24% लोगों ने ना में जवाब दिया है। तो इंडिया चाहता है में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे जरूर देखिएगा मास्टर स्ट्रोक रूबिका लियाकत के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।